नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान यानी कि कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं और लगातार इस पद को लेकर गहमा गहमी का दौर शुरू है। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और इस पर विस्तार से बात रखी थी हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी ने। और इसी मुद्दे से ही हम शुरुआत करेंगे आज न्यूज रूम लाइव की, क्योंकि काफी जरूरी हो जाता है इस मुद्दे पर बात करना, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते का अगर हम घटनाक्रम देखेंगे तो इसमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। और शुरुआत करेंगे इसी मुद्दे के हम साथ में। अशोक गहलोत ने कल ऐलान किया था कि वो नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को, और उन्होंने एक बात भी कही थी कि मैंने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी है। माफी भी मांगी क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जो अनुशासनहीनता की बात कही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से लगातार कि जो विधायक राजस्थान के विधायक हैं उन्होंने अनुशासनहीनता की थी, उसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ये कल का घटनाक्रम था। आज के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत कुछ अपडेट हो चुका है। वो अपडेट ये है कि कल तक अगर बात की जा रही थी, या कह सकते हैं आज सुबह तक बात की जा रही थी दिग्विजय सिंह की, कि वो भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि दिग्विजय सिंह जो है इस चुनाव में उनकी कोई भी भूमिका नहीं होगी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक के रूप में अपनी भूमिका को रखेंगे। और इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी। तो जय शर्मा जी से ही जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट इस खबर से निकलकर सामने आ रही है, और लगातार जो एक मुद्दा, जो एक स्थिति बनती हुई कांग्रेस के अंदर दिख रही है, इस स्थिति को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित, सबसे पहले बता दूं कि राजस्थान में जो जारी सियासी संकट के बीच अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वो सीएम पद, और ये बैठक करीबन 1 से 1.5 घंटे तक चली है। पूरे एक क्रमानुसार ले रहे अभी शोभित पूरी देख रहे तो ये पूरी घटना को बैठक के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत समय से ये कांग्रेस अध्यक्ष पद का कौन उम्मीदवार होगा उसके लिए अभी नामांकन भी, और उसके लिए बहुत ही अंदरूनी अगर बात देखने जाए तो कौन लड़ेगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, उसके लिए भी बहुत तंज कसे गए थे। और जैसे ही उन्होंने मीटिंग कंप्लीट की और तुरंत ही उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो काफ़ी दुखी है, वे काफ़ी आहत हुए हैं। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी भी मांगी। और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 50 साल से अगर देखा जाए तो पिछले 50 साल से उन्होंने इंदिरा गांधी के वक्त से ही कांग्रेस के एक वफादार सिपाही ही के रूप में काम किया है, ऐसा उन्होंने कहा। और अभी तक उन्होंने बताया कि भरोसा दिखाकर जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो उन्होंने पूरी ईमानदारी से भी निभाई है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जब मैंने उनसे मुलाकात भी की थी और मुलाकात के बाद तय किया था कि अध्यक्ष पद का चुनाव वे लड़ेंगे। उसके बाद राजस्थान में जो भी घटनाएं हुई है वो हमें पता है, और उसी घटना से हिलाकर रख दिया पूरे राजस्थान को, और पूरे देश में मैसेज चला गया कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। मैंने इसके लिए सोनिया गांधी से भी माफ़ी भी मांगी और कांग्रेस का वफादार हूं, ऐसा भी उन्होंने बार बार दोहराया और कहा कि मैं इससे काफ़ी आहत हुआ हूं। सोनिया गांधी से जब उन्होंने माफ़ी मांगी, राजस्थान सीएम ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी है, मैंने पिछले 50 साल में कांग्रेस से वफादारी रखी है, साथ में काम किया है, जवाबदारी और जिम्मेदारी जो भी दी गई वो भी मैंने बहुत बाखूबी निभाई है, और सोनिया गांधी से आशीर्वाद से तीसरी बार सीएम बना। और अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी के आशीर्वाद में वो तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। 2 दिन पहले जो घटना हुई उसे उन्हें बहुत आघात लगा है और उसने मुझे हिला कर रख दिया, ये अशोक गहलोत ने भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं कोच्चि में राहुल गांधी से मिला और उनसे चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैंने कहा कि ये चुनाव मैं लड़ूंगा, लेकिन अब उस घटना के साथ मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
जब अशोक गहलोत से ये पूछा गया कि क्या आप राजस्थान के सीएम बने रहेंगे, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं ये तय नहीं करूंगा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये तय करेगी। अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि एक लाइन का संकल्प प्रस्ताव पारित करना उनकी परंपरा है। दुर्भाग्य से ऐसे हालात बन गए कि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, उन्होंने वो भी कहा। और लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं कर सका और मैंने उसके लिए सोनिया गांधी से माफी भी मांगी है। ये वर्ष अशोक गहलोत के। अभी जो ये सियासी खेल चल रहा है, उसमें अगर सचिन पायलट ने भी गुरुवार शाम कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। लगभग 1 घंटे तक की ये बैठक चली थी और ये 1 घंटे की बैठक के बाद सचिन पायलट बाहर आए और तब उन्होंने कहा कि हमने पार्टी की अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बात की है, उन्होंने हमारी सारी बातें भी सुनी है और हमने उन्हें पूरी अपनी भावनाएं बता दी है। उन्होंने कहा कि पहले कह रहा हूं कि हम सब चाहते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव हम सब मिलकर लड़े। उन्होंने ये जताया है कि सब साथ में मिलकर ये लड़े और हम यकीन है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ये पहली प्राथमिकता राजस्थान की है। और वहीं गुरुवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बीच में आए मैदान में और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए 30 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और अभी नामांकन भरे जाएंगे और नॉमिनेशन के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी शोभित आज ये नामांकन भरे जाएंगे और थोड़ी ही देर में पूरा तस्वीर साफ हो जाएगा। इंतज़ार थोड़े पलों का ही है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि राजस्थान मसले पर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अशोक गहलोत सीएम बने रहेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन अभी जो चल रहा है, इस पर वेणुगोपाल ने जवाब दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिनों में इस संबंध में फैसला लेंगी। बता दें कि आज दोपहर में ही अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से भी कल दोपहर को भी उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद ही उन्होंने बोल दिया था कि वो अध्यक्ष का पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और महेश जोशी भी बीच में आए। कांग्रेस विधायक है महेश जोशी, जयपुर से है और जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने माफ़ी मांगकर अच्छी पहल की है और ये स्वच्छ और विनम्र राजनीति को दर्शाती है। यानी ये सब तंज कसे जा रहे हैं जिस तरीके से अध्यक्ष चुनाव के बाद जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन लोग की ये प्रतिक्रिया भी आ रही है। अशोक गहलोत से माफ़ी मांगने से सारे मसले सुलझ जाते हैं, ये जवाब आला कमान को देंगे। सीएम ने साफ किया है कि उन्होंने कभी भी आला कमान के आदेशों की अवहेलना नहीं की है, अभी एक भी बार। और एक अलग इच्छा थी कि नोटिस उनके हाथ में नहीं आए और जब भी हमें मिलेगा हम उसका जवाब भी देंगे। ऐसे बहुत सारे तभी बीजेपी नेता राजवर्धन राठौर ने भी कहा कि सियासी ड्रामे से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके लिए पार्टी कुछ नहीं है, सत्ता ही सब कुछ है। राजस्थान लूट का अड्डा बन चुका है। अपनी सत्ता बचाने के लिए गहलोत ने कुछ को मंत्री तो और कुछ को चेयरमैन बना दिया है। जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे तो कोई दूसरा अध्यक्ष क्यों बनना चाहेगा? ऐसे बहुत क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं राजस्थान में भी। राजस्थान की जनता अभी गहलोत सरकार से पीड़ित है। हम आज भी और कल भी चुनाव के लिए तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सेवा भाव से काम कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने यहाँ चेहरे की लड़ाई है। राजस्थान का अगर देखा जाए तो एक टर्म कांग्रेस, एक टर्म बीजेपी, एक टर्म कांग्रेस, ये इतने सालों से रूटीन चल रहा है। और राजस्थान के बाड़मेर में भी अशोक गहलोत गुट के चौहटन से विधायक रह चुके हैं वो पद्माराम मेघवाल, उन्होंने भी कहा कि आला कमान फैसला करेगा। यानी आला कमान फैसला करेगा, यानी आज शाम तक ये फैसला हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम है। राजस्थान और केंद्र दोनों में मजबूत उभरेंगे, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है। और सामने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि गुस्ताख गांधी की एक ही सजा, गहलोत अध्यक्ष से जुदा।
गांधी परिवार अगले कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रबर स्टैंप की तलाश में था। स्पष्ट रूप से गहलोत अब बिल के लायक नहीं थे, इसलिए वे चले गए। वे कांग्रेस अध्यक्ष की तलाश नहीं है बल्कि रबर स्टैंप की तलाश है। ये एक फिक्स मैच है। ये पूरा सियासी तंज अभी राजस्थान में चल रहा है। शोभित बीजेपी की प्रवक्ता से लेके वहां के मंत्री से लेके ये सब उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और खास तौर पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने मीटिंग के बाद अभी ये सुर्खियां, ये गर्मा गर्मी माहौल चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पद का माहौल चल रहा है, नामांकन भरे जाएंगे। उस बीच ये दोनों ने क्या कहा वो भी एक बार सुनते हैं। शोभित, जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया। कान जब कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पर होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और जो भी कार्यक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर में, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है, बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार। तो भी जिस तरीके से हमने दोनों को सुना, अशोक गहलोत को भी और सचिन पायलट को भी, तो आज ये जो नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद आला कमान यानी सोनिया गांधी इसके अंदर पर्टिकुलरली देखेंगे और देखते अभी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में कौन कौन खड़ा रहेगा, कौन कौन नामांकन भरेगा और कौन ये अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा, वो अभी थोड़े वक्त में ही हमें पता चलेगा। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जय शर्मा जी आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफी विस्तार से आपने जो पिछले का घटनाक्रम था उस पर आपने जिक्र किया। और निश्चित ही तौर पर ये जो आपने अभी बयान देखे, अशोक गहलोत ने कहा कि मैं बहुत आहत हूं, और आहत होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार वो 50 साल से कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं और लगातार कदम से कदम मिलाते हुए भी देखे जा रहे थे, जिसके बाद ये जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, निश्चित ही तौर पर उन्हें धक्का जरूर लगा होगा। और इसी खबर पर एक दूसरा भी रुख है, क्योंकि बात जब हम अलग अलग वर्ग की कर रहे हैं, हमने बात अशोक गहलोत की कर ली, सचिन पायलट की कर ली, और इसके बाद दिग्विजय सिंह का भी अभी हमने जिक्र किया कि वो जो है नामांकन नहीं दाखिल करेंगे, वो प्रस्तावक की भूमिका पे नजर आएंगे। इसी में खेमा और है जो जिसका शुरुआती दौर में मनीष तिवारी ने जिक्र किया था, और उस खेमे की भी आवाज जो है अब बुलंद होती हुई दिख रही है। और इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में, और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद में घमासान जारी है और जी तेज गुट भी मैदान में उतरेगा। इस
इस पर भी संशय लगातार जो है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि अभी समय है और हो सकता है कि G23 गुट्स के किसी जो नेता है, उनके 23 नेता, उनमें से किसी भी एक नेता के द्वारा नामांकन जो है दाखिल किया जाए। आपको क्या लगता है, क्योंकि कल आनंद शर्मा के घर पर बैठक हुई थी और उसके बाद जो कई जो दिग्गज नेता है उनके घर पर मौजूद हुए थे और मीटिंग भी हुई थी, आपको लगता है कि G23 गुट भी है, इसमें नामांकन जो है भर सकता है या दाखिल कर सकता है? ये एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कल शाम से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आनंद शर्मा जी जो है वो जयपुर गए थे और मिले थे अशोक गहलोत को, जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर वापस जयपुर पहुंचे थे। अब ये G23 गुट की बात हम करते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक बार शायद ये इसका जो नाम है ये भी कितने नेता है G23 में, इनके नाम क्या क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी बन जाता है। मुझे लगता है कि ये भी जरूरी है। और अब तो उसको G23 नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें से 2 नेता तो छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस को। गुलाम नबी आजाद अब उसमें नहीं रहे और कपिल सिब्बल जो है वो भी इसमें नहीं रहे हैं। तो फिर भी नाम जब G23 बना था तो कौन कौन लोग थे, अभी मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूंगा अभी कि देखिए, गुलाम नबी आजाद का नाम है, आनंद शर्मा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के कांग्रेस के बड़े कदावर नेता रह चुके हैं, वहां के बड़े नेता है। फिर मिलिंद देवरा जो यूपीए में मंत्री भी रह चुके हैं और एमपी लोकसभा से हैं महाराष्ट्र से। मुकुल वासनिक जो एक समय गांधी परिवार के खूब अत्यंत करीबी निजी व्यक्ति में माने जाते थे, उनका भी शुमार होता है, जो महाराष्ट्र से ही आते हैं। फिर मनीष तिवारी की बात, उनका नाम बार बार हम लोग सुनते हैं। शशि थरूर जो नामांकन भर रहे हैं आज, वो भी इस G23 गुट में से ही आते हैं। फिर है राजेंद्र कौर भट्टल करके हैं जो पंजाब से हैं, और फिर वीरप्पा मोइली जो एक समय यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और कर्नाटका से आते हैं। फिर पृथ्वीराज चव्हाण जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से रह चुके हैं, वो भी इसमें शुमार होते हैं। फिर कपिल सिब्बल जो अब कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि वो तृणमूल से राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं। विवेक तनखा जो है मध्य प्रदेश से, वो भी एक समय का बड़ा नाम है। जितिन प्रसाद जो है, जो जितेंद्र प्रसाद के बेटे हुआ करते थे, पर अब वो भी नहीं है मेरे ख्याल से, वो भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं अब। और रेणुका चौधरी आंध्र प्रदेश से बहुत एक समय का बड़ा नाम हुआ करती थी कांग्रेस का। पीजे कुरियन साहब केरला से हैं। राज बब्बर जो आगरा से लगातार सांसद चुने गए कांग्रेस के, बहुत अच्छे अभिनेता माने जाते हैं और काफी दशकों से अब वो राजनीति में भी बहुत अच्छा काम कांग्रेस की ओर से कर रहे थे, वो भी यहाँ है। और कुलदीप शर्मा है, हरियाणा के एमएलए हैं, उनको भी माना जाता है। योगानंद शास्त्री हैं दिल्ली से। अखिलेश प्रसाद सिंह है बिहार से। अरविंदर सिंह लवली है, वो भी दिल्ली से हैं, ठीक है। और कौल सिंह ठाकुर हैं, वो हिमाचल प्रदेश से हैं, उनका भी नाम माना जाता है। और अर्जुन सिंह जो बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, उनके बेटे अजय सिंह जो है, अजय अर्जुन सिंह पूरा नाम इनका, तो जो मध्य प्रदेश से हैं, उनका भी नाम इसमें गिना जाता है। और संदीप दीक्षित जो कि दीक्षित जो बहुत बड़ी कद्दावर नेता कांग्रेस की रही और दिल्ली की मुख्यमंत्री 3 टर्म तक रही थी, जिसको हराकर फिर जो है केजरीवाल पहली बार कांग्रेस के ही आगे सहकार से पहली बार 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। वो शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, उनको भी इस गुट में माना जाता है। तो ये कुल मिला के G23 लोग हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये गुट उतर रहा है। तो हाँ, अभी ये आसार तो नजर आ रहे हैं। आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके वहां बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। और शशि थरूर तो है ही है इस गुट से, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद मनीष तिवारी जो है वो भी आज शाम से पहले नामांकन अपना पर्चा भर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कांग्रेस की ओर से भी सोचा जा रहा है कि क्या यहाँ पे कोई दलित कार्ड खेल लिया जाए। मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जो है कार्ड खेला और जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर जो है उनको चुनाव वो चुनकर बैठे वहां पे। और उसके साथ साथ अब कांग्रेस ये सोच रही है कि क्या ये अपने जो दलित चेहरे हैं, जैसे मीरा कुमारी है, राजनारायण जी की बेटी जो है, मीरा इनकी बेटी जगजीवन राम की जो बेटी है मीरा कुमारी, जो लोकसभा यूपीए मिनिस्टर भी, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी है, साथ में वो स्पीकर भी रह चुकी हैं। तो क्या उनको उतारा जाए या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को, कुमारी शैलजा जैसे हैं फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा से है, वो भी बड़ी नाराज चल रही है कि तो क्या उनको मना लिया जाए। तो ये भी एक सोच है, पर कहीं अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कांग्रेस अपना जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, जैसे वो पहले अशोक गहलोत के नाम पर उन्होंने मोहर थी,
उसी तरह से तर्ज पर क्या कोई ऑफिशियल अपना घोषित करेगी या फिर वो खरगे ही होंगे कि फिर कोई और नाम होगा? जैसे आपने हम राष्ट्र संवाद कर रहे थे तो आपने उस समय की अपडेट तुरंत बताई थी कि भाई अब दिग्विजय सिंह तो प्रस्तावक बनेंगे इनके खरगे के नाम के। तो क्या ये माना जाए कि अभी खरगे जो है वो ऑफिशियल रूप से कांग्रेस अध्यक्षा के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार होंगे? तो ये एक बड़ी एक अभी असमंजस की स्थिति हमारे सबके लिए बनी हुई है। मुझे लगता है वहां भी उनके वहां भी चित्र उतना साफ उनके मन में नहीं है। शायद दोपहर तक जो है होते होते हर चीज साफ हो जाए और फिर क्लैरिटी हो जाए कि भाई ऑफिशियल कैंडिडेट सोनिया गांधी के द्वारा कौन नामांकित था। और फिर उनके सामने G23 में से शशि थरूर तो ऑलरेडी लड़ने जा रहे हैं। क्या मनीष तिवारी का भी उसमें उस सूची में वो उनका शुमार हो सकता है क्या? और क्या कोई दलित को फिर आगे कर दिया जाएगा? तो ये अब 2-3 घंटे का मामला है। मुझे लगता है शोभित जी कुछ चीजें जो है स्पष्ट हो जानी चाहिए अभी। कि ताजा अपडेट और निकलकर सामने आ रही है इसी खबर से जुड़ी हुई कि सुबह अगर हम बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह जो है खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे और अभी अशोक गहलोत का भी नाम जो है टीवी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। उन्होंने ये जिक्र कर दिया है कि अशोक गहलोत जो है वो खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। तो लगातार समर्थन भी देखने को मिलना लगा है। एक तरफ से जब दिग्विजय सिंह की हम बात करते हैं क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता है वो भी कांग्रेस के अंदर, अशोक गहलोत का अपना एक अलग कद है और वो भी अब उनका भी बयान सार्वजनिक रूप से जो है इस समय आ गया है कि अशोक वो मल्लिकार्जुन खड़गे के वो प्रस्तावक बनेंगे। तो क्या कुछ भूमिका जो है निकलकर सामने आ रही है? और शशि थरूर का हम जिक्र करना, शशि थरूर जो है उनका भी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी उन्होंने कई दावे किए थे, कई बात कही थी और सार्वजनिक मंच से कई इशारे किए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत के जो है प्रस्तावक बनने को लेकर? देखिए, जब अगर अब ये अपडेट आ रहा है कि अशोक गहलोत भी प्रस्तावक बनेंगे तो फिर इसका मतलब तो यही बनता है कि वो सोनिया गांधी की पसंद है और फिर मतलब आधिकारिक तौर पर जो है सोनिया गांधी के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो फिर अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला बनेगा क्योंकि गहलोत अगर होते फॉर एग्जाम्पल तो शायद G23 भी जो है उतना आक्रामक नहीं होता। गहलोत में वो एक कला है संतुलन साधने की और G23 को भी एक मन में उम्मीद थी कि अगर गहलोत अध्यक्ष हैं तो उनकी जो रीजनेबल जितनी जो वाजिब बातें हैं उसको सुना जाएगा, उनको दरकिनार नहीं किया जाएगा, उनको सुना जाएगा। जो अभी उनके साथ हो रहा है वो अगर गहलोत बनेंगे तो नहीं होगा, ऐसी उम्मीद उनको भी थी। और क्योंकि गहलोत एक बहुत रीजनेबल व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब जब गहलोत प्रस्तावक बनने जा रहे हैं इनके और खरगे जी, क्योंकि खरगे जी तो उनका तो वही रोल है जो मनमोहन सिंह साहब का हुआ करता था बतौर पीएम कि यस मैडम करके जो भी आता था संदेश उस पर जो है जो भी आदेश था उस पर वो इतने बड़े अर्थशास्त्री होने के बावजूद भी जो है यूपीए के दूसरे कालखंड में नहीं कर पाए कुछ। तो उन्हीं का स्वरूप है, उनका अपना कोई वो ऐसा स्वभाव नहीं है, ना उनका ऐसा कोई इतिहास भी रहा है कि वो अपने स्वतंत्र बुद्धि से जो है वो अपने निर्णय लेते हो। हमेशा हाईकमान को पूछकर, हाईकमान से आज्ञा लेकर, सम्मति लेकर ही वो काम करते हैं। तो फिर तो मुझे लगता है कि G23 जो है वो मुखर होके और आक्रामक होके इसमें दावेदारी कर सकता है। हो सकता है कि वो मुझे लगता है कि वो फिर अगर शशि थरूर अगर मैदान में उतर ही रहे हैं तो फिर वो अपने वोट या अपने गुट में से दूसरे किसी को क्यों उतारेंगे? अगर थरूर जो है सर्वसहमति से अगर G23 की सर्वसहमति से उतर रहे हैं इस चुनाव में तो मुझे लगता है कि फिर वो दूसरा कोई G23 वाला नहीं उतारेंगे। या तो फिर अभी उतार भी सकते हैं लेकिन फिर जब नामांकन वापस करने की तारीख जब आएगी उस दौरान कुछ उनके दौरान भी कुछ उन लोगों के बीच में भी कुछ जो है सहमति किसी एक नाम को लेकर हो जाए अपनी ओर से रखे उम्मीदवार को लेकर, तो फिर हो सकता है कोई एक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस खींच ले। G23 गुट की बात कर रहा हूं मैं। तो खैर मतलब अभी तो दिलचस्प है मामला और ये देखना होगा। अगर खरगे साहब भी आधिकारिक उम्मीदवार हैं सोनिया जी के तो अब शशि थरूर ही आते हैं या उनके साथ तिवारी भी झुकाते हैं या फिर और कोई आता है और फिर नामांकन वापस खींचने की तारीख तक का जो खेल है वो खेल भी बड़ा रोचक और रसप्रद रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसकी बहुत मजा ले रही है अभी इसमें, हर चीज में उसको मजा आ रहा है। वो कह रहे कि भाई ये अब वो कांग्रेस को इतना
धो रही है सोशल मीडिया में कि पूछिए मत भाई। पर अब उन्होंने कुछ किया ही ऐसा है तो क्या करें, तो मौका दे दिया तो उन लोगों ने मौके पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं और सिक्का लगा भी रहे हैं भाजपा वाले। मेरा अंतिम सवाल ये निकल कर आता है इस खबर से जुड़ा हुआ, सर आपसे ही जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से शुरुआती घटनाक्रम जिस स्पीड में बढ़ रहा था और उससे कई कई रास्ते भी निकलते हुए दिख रहे थे, अब जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा आज सुबह के, दिग्विजय सिंह वापस हो जाते हैं, अशोक गहलोत प्रस्तावक बन जाते हैं, अब कहीं ना कहीं ये इशारा नहीं हो रहा कि ये जो घटनाक्रम अब हो रहा है ये पूर्व सुनियोजित है? मतलब सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद में अब जो है एक के बाद एक इंसान की तरफ जो है बहुमत जो है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है, वो इंसान है मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको नहीं लग रहा है कि ये अब पूर्व सुनियोजित हो चुका है कि मतलब हाँ अंत तक जब तक वो 4 तारीख आएगी उसमें एक ही नाम बचेगा और नाम बचेगा मल्लिकार्जुन खड़गे का? शशि थरूर भी हो सकता है कि जो है अपना नाम वापस कर ले। नहीं देखिए, थरूर तो नाम मुझे लगता है वापस करेंगे। अब वो एक ही हालात में एक ही शर्त पे वो अपना नाम वापस कर सकते हैं कि अगर G23 गुट में से कोई और आज नामांकन भरता है, जैसे बात कर रहे हैं मनीष तिवारी की बात कर रहे हैं, या हो सकता है कुमारी शैलजा भरे, या फिर विपुल वासनिक भर दें, या ये लोग में से कोई अगर आता है, या हो सकता है आनंद शर्मा भर दे। बिल्कुल, मतलब कोई भी उनके अलावा अगर इस गुट से आता है और वो नामांकन भर देता है, अपना पर्चा भरता है, और फिर उन लोगों के बीच में फिर ये बातचीत होना फिर जरूरी हो जाएगा कि भाई इस गुट का प्रतिनिधित्व कोई एक ही उम्मीदवार करेगा तो वो कौन करेगा। अदरवाइज शशि थरूर तो इसलिए मैदान में लड़ने के लिए उतरे हैं क्योंकि उनका एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है बिल्कुल कि भाई हम ये चाहते हैं कि इस पार्टी पर एक ही परिवार का जो वर्चस्व है वो खत्म हो और दूसरे लोग जो सालों से दशकों से इस पार्टी की विचारधारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और अपना खुद का भी वजूद रखते हैं, तो उनको भी पार्टी संभालने का जिम्मा मिलना चाहिए, उनको दे दिया जाना चाहिए और एक हेल्दी चुनाव होना चाहिए। उसमें अगर आप जीतते हैं तो आप चलाइए, हम जीतते हैं तो हम चलाएंगे पार्टी। तो वो खड़गे के नामांकन भरने से वापस लेंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अपने ही गुट में से अगर कोई आया और फिर डिसाइड करना रहा कि कौन लड़ेगा 2 में से या 3 में से, तब जाके कोई एक जो है वो अपना नामांकन वापस कर सकता है। ये संभावना हम देख रहे हैं शोभित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार ये खबर रोचक भी बनती जा रही है और जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम भी बढ़ता जा रहा है वो देखने वाली बात हो जाती है कि अंत तक मतलब कह सकते हैं कि आज शाम तक क्या कोई और चेहरा भी सामने आएगा और कोई क्या जो है नामांकन अपना वापस लेगा, ये जो है कसमकस की स्थिति बन गई है और लगातार इस खबर पर भी हम नजर बनाए रखेंगे और दर्शकों के सामने इस खबर से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट लेकर सामने आते रहेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और दूसरी खबर है गुजरात की, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी का हम जिक्र करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में है और लगातार जनता के लिए कह सकते हैं, गुजरात के प्रदेशवासियों के लिए कह सकते हैं, उन्होंने सौगातों का पिटारा खोल दिया है और एक के बाद एक उन्होंने जो है उद्घाटन किए हैं और लगातार लोगों के लिए सहूलियत के लिए आज सुबह जो है उन्होंने 11:30 बजे मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ दूरी तक का सफर भी तय किया है और इसी खबर पर हम सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो गुजरात दौरा हो रहा है और गुजरात दौरे के बाद में अमित शाह का दौरा अभी हमने पहले देखा था, इसके बाद खुद जो भागदौड़ कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मोड में आ चुके हैं और लगातार बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके इस दौरे से कितना जो उनका कद है भाजपा का गुजरात के अंदर उसे मजबूती मिलेगी और आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में एक नए वादों को लेकर जनता की आवाज उठाने की बात करती है, वो कितना हद तक रुक पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जो उम्मीद है वो यही है भाजपा को कि एकमात्र चेहरा है जिस पर अभी भी वो दाव लगा सकते हैं गुजरात, क्योंकि जो हमको धरातल से जो खबरें मिलती है, हमारी जो बात होती है हमारे सूत्रों से या बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं गुजरात में, और भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे मित्र हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं हमसे और हम भी उनसे करते हैं। तो जो हमको अभी का चित्र समझ में आ रहा है शोभित जी, वो ये चित्र है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको अपनी जो है वो 2017 से भी नजर आ रही है। ये 5 साल जो गए हैं उसमें 2 साल बड़े भयानक गए हैं कोरोना के,
और कोरोना की जो विपदा आई थी, तो आपदा और जो झेला है गुजरात की जनता ने, देश पूरे ने झेला है, लेकिन अभी तो गुजरात चुनाव की बात करें तो स्पेसिफिकली गुजरात स्टेट को लेकर बात करेंगे, तो वहां जो गुजरात की जनता ने दी है, तो दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है उसमें। एक तो ये है कि हमने खुद हम तो उस समय थे वहां पे, हमने खुद देखा हुआ है कि किस तरह से मौत हो रही थी लोगों की। मतलब कि जैसे पका हुआ फल टपकता है धड़ाधड़, अगर वृक्ष जो है फल टपकना शुरू हो जाए, जैसे पक गया, एक साथ जैसे गिरते हैं, ऐसे लोगों की जान जा रही थी भाई। और स्मशान ग्रहों में ये माजरा ये चला कुछ कुछ अरसे तक, मेरे ख्याल से 22 दिन के ऊपर चला ये, कि आप अगर डेड बॉडी लेके जा रहे हैं तो अंतिम क्रिया करने के लिए आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा, और पता नहीं वो वेटिंग आपका 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे या 12 घंटे में खत्म होगा। मतलब कि जो भट्ठियां की जो चिमनियां हुआ करती थी वो पिघल गई, उस तादाद में मौतें हुई है। उसके बाद फिर जो एक काम किया गुजरात सरकार ने, जिससे लोग बहुत आहत हुए, वो यह कि उन्होंने मौत के आंकड़े जो है वो ठीक नहीं बताए, और उसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी डांट और फटकार लगा दी। तो उसको लेकर इज्जत जो है उसमें बहुत उनकी जो है मट्टी पलट हो गई। फिर तो हमने देखा कि पूरे मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने जो है घर बिठा दिया। और ये सिर्फ ये अकेली एक बात नहीं है, इस 2 साल के दौरान आप देखिए तो सिर्फ ये स्वास्थ्य के कारण जो परेशानी हुई है और लोगों की मौतें हुई वो तो अलग है ही है, लेकिन रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, और आम आदमी की जो जीने की क्षमता है, जीवन अपना यापन करने की क्षमता है, उसमें जो कमी हुई है, कटौती हुई है, उसको लेकर जो इश्यू किसानों के अपने इश्यूज हैं, जो 26 साल में सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई है। युवाओं के रोजगार हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है कि इस मानसून में जो बारिश हुई है, उस बारिश में आगे कि जो भी बड़े शहर हैं गुजरात के, उन शहरों के रास्तों की अगर हालत देख लें तो शोभित जी आपको लगेगा कि ये कहाँ पहुंच गए हैं। मतलब कि गड्ढे में आपको रोड ढूंढना पड़े, ये हालत है। आवारा पशुओं का बहुत बड़ा तकलीफ वाला मुद्दा चल रहा है। दूसरी ओर से जो पशुपालन ने, क्योंकि रुपया घोषित कर दिया, लेकिन उनको घोषित किया और उस घोषणा करने विज्ञापन दिए, उस पर 15 करोड़ के ऊपर का खर्च कर दिया, लेकिन वो पैसे रिलीज नहीं किए। तो 2 दिन 3 दिन पहले हमने दिखाया था, आप सबने देखा होगा कि पशुपालक जो है अपने पशु लेकर कलेक्टर कचहरी में चले गए, उन्होंने वहां उनको छोड़ दिए। तो ये तलाटियों का अपना इश्यू है, शिक्षकों का अपना इश्यू है। आपको खबर सबको पता है कि प्राध्यापकों को जो है नरेंद्र भाई की, जब वहां स्टेडियम में नेशनल गेम्स वाली जो उनको जो खुला रखने जा रहे थे, वहां पे उनको ड्यूटी दे दी टॉयलेट संभालने की, प्राध्यापकों को ये दे दिया। फिर जब हंगामा हुआ तो फिर बैक डेट का ऑर्डर निकाल के उसको कैंसिल कर दिया गया। देखिए बहुत सारे इश्यू है, और भारतीय जनता पार्टी की कमनसीबी ये है कि इतने साल, 2.5 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद भी वो उन इश्यूज को खत्म नहीं कर पाई है, ये वास्तविकता है। तो जो ग्रामीण स्तर पर और शहर में भी जो निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, रोष भी है। वो हताश भी है, निराश भी है, जिस तरह से सरकारें चली है, जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से जिला पंचायतें चलाई जा रही है। अब स्थिति क्या है कि आज की तारीख में गुजरात में ये है कि देखिए, केंद्र में आपकी सरकार 8 साल से है, 26 साल से है, और महत्तम मतलब 33 जिला पंचायतों में से समझ लीजिए सब उनके पास है, कॉर्पोरेशन के पास है। अब कहां ये कह सकते कि भाई यहाँ कोई रोड़ा है या यहाँ कोई और पार्टी का शासन है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, ये बोलने के इनके पास कुछ बचती है। और उसके बाद भी समस्याएं जो है वो इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी मात्रा में है और विकराल है कि इसका आप कैसे तोड़ निकालोगे, किसे कैसे हल करोगे आप। अब 26 साल में जो नहीं कर पाए, तो ये क्या आपके पास अलादीन का जादुई चिराग तो है नहीं कि आपने चिराग को यूं घिसा और जिन प्रकट हो गया, पूछा कि बोलो क्या हुक्म है मेरे आका, और फिर कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो बहुत बड़े इश्यूज हैं, ये वास्तविकता है। अब इनको अगर इन सब इश्यूज को बुला के भी अगर इस बार फिर से वोट पाना है, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो एक
राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। और लोग चाहे भाजपा को प्यार करते हो या ना करते हो, भाजपा से अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो ना रखते हो, लेकिन ये लोग जो हैं गुजरात के आज भी नरेंद्र भाई पर्टिकुलरली एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, वो आज भी बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चेहरे को एनकेश किए बगैर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है और नरेंद्र भाई के पास खुद के पास भी कोई चारा नहीं है। तो वही है अपनी जो छवि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाई है, और देश में जो उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए, उन्हीं चीजों को जो है यहाँ पे पुनरावर्तित रिपीटेडली बताया जाएगा, पुनरावर्तित किया जाएगा और समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान जो है भटकाने की कोशिश की जाएगी और यही एक नारा दिया जाएगा कि भाई मोदी साहब हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप संतुष्ट होके विरोध में मत डालिए, वोट मत कीजिए, हमें फिर से एक बार मौका दीजिए, इस 5 साल में हम हर चीज को ठीक कर देंगे। तो इनके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है नरेंद्र भाई के लिए भी कि वो लगातार गुजरात में आए और गुजरात की जनता से सीधा संवाद स्थापित लगातार करते रहें। तो ये कंपल्सन है, ये मजबूरी है शोभित जी, जिसको उन्हें निभाना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। सवाल है सर, आपसे ही जानना चाहते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि गुजरात में लगातार भाजपा का अगर कार्यकाल करें तो वो लगभग 27 साल का लगभग हो गया है और इसके बाद जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात की बागडोर अपने हाथों में 2001 से संभाली, उसके बाद में कई वहां पर परिवर्तन भी देखने को मिले, लेकिन अभी जैसा आपने जिक्र किया कि कई मूलभूत चीजें हैं, लोगों से जुड़ी हुई सड़क है, उसमें पानी है, बिजली है, व्यवस्था है, अन्य मुद्दों पर जो है इन 5 सालों पिछले मतलब इस चुनाव से जुड़े हुए पिछले 5 सालों में कोई भी बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नहीं देखने को मिला। जनता उससे काफी त्रस्त है। वहां पर पशुओं का जो समस्या है वो भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और उसको लेकर भी आंदोलन जो है लगातार सड़कों पर देखे जा रहे हैं। तो आपसे ही जानना चाहते हैं कि अंत में मतलब कह सकते हैं कि अब ये दिसंबर या नवंबर लास्ट चुनाव होने हैं और ऐसे समय पर एकदम से ये जो पिटारों की सौगातों का पिटारा खोल दिया गया है, क्या जनता इस चीज को भांप पाएगी कि लगातार अंत में 5 साल तो आपने कुछ नहीं किया, जब चुनाव आने वाले हैं तो लगातार एक के बाद एक सौगात आप दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वही मुकाम हासिल कर पाएगी जिस तरीके से वो पहले पिछले 27 सालों में काम करती हुई आई है? नहीं, देखिए, डर तो उनको बहुत लग रहा है। आज इसका प्रमाण ये है कि चुनाव से पहले, जब अभी तो चुनाव अभी सर पे आ रहे हैं ऐसे कह सकते हैं, 1 साल पहले तो सर पे नहीं था, तो तब जो बयान था वो ये था कि 182 सीटें हैं तो 182 के 82 हम ही जीतेंगे। ठीक है जी। फिर आ गया मिशन 150 प्लस, और अभी कुछ दिनों पहले जो है कहा गया सीआर पाटिल के द्वारा कि 2/3 मेजोरिटी मतलब 121 सीट, तो वो खुद अपने आप को जो है कम करते जा रहे हैं। तो मतलब उनको पता है, वो अभी भी जो है तमाचा अपने चेहरे पे खुद तमाचा मार के अपने गाल को लाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता इससे अलग है, ये जानते हैं। और इस स्थिति में अगर मतलब फिर से अगर 103 आंकड़े के ऊपर सीट चली जाए तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। मतलब पिछले बार तो 99 पे अटक गए थे, इस बार अगर वो ना हो और 105, 106, 108 के आसपास जीत ले तब भी इनके लिए बहुत बड़ी सिद्धि माना जाएगा ये, क्योंकि ऐसी स्थिति है नहीं गुजरात में। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई के नाम की जो करेंसी उनके पास है उसको अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो ही जो है वो वोट अपने पाले में डाल पाएंगे, और नरेंद्र भाई खुद इसको अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है, और वो पूरी अपनी मेहनत और ताकत झोंक देंगे इसमें। तो तब जाके जब नरेंद्र भाई अपनी पूरी मेहनत और ताकत झोंक देंगे तब जाके हमको लगता है कि वो 110 के ऊपर नीचे कुछ 2-5 सीटें का कुछ अगर तब तक पहुंच पाएंगे तो वहां तक ही पहुंच पाएंगे, और तभी पहुंच पाएंगे जब नरेंद्र भाई लगातार गुजरात को जो है अपना समझ लीजिए कि फिर से एक बार निवास स्थान बना ले वहां पे, तभी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी खबर पर क्या कुछ अपडेट है हम जानेंगे अपने साथी सहयोगी तुषार से। तुषार, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा है और आगामी दौरा मतलब कह सकते हैं शाम तक का क्या कार्यक्रम है उनका? जी बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये दौरा है और इसमें लगातार जो सौगातें हैं वो गुजरात को दी जा रही हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कल शुक्रवार से यानी उनका दौरा शुरू हुआ था और सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद जाकर अपने ही नाम पर जो स्टेडियम है वहां से राष्ट्रीय
राष्ट्रीय खेल की शुरुआत की थी, उसका मतलब शुभारंभ किया था। 36वां राष्ट्रीय शुभारंभ था ये। और साथ ही जो आज की अगर हम बात कर लें, यानी कि सबसे बड़ी सौगात आज गुजरात को दी है प्रधानमंत्री ने, यानी कि देश की आन बान शान वंदे भारत एक्सप्रेस को गुजरात को सौगात दी है प्रधानमंत्री द्वारा। और साथ ही इसमें कुछ दूरी तक उन्होंने यात्रा भी की है। और साथ ही आपको बता दूं कि मेट्रो रेल का भी उन्होंने उद्घाटन किया है और साथ ही उसमें दूरदर्शन तक उन्होंने इसमें यात्रा भी की है जी। और साथ ही अंबाजी शाम को वो जाएंगे और 7200 करोड़ रुपए की लोकार्पण या शिलान्यास जिसे हम कह सकते हैं वो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार। तो तुषार ने ये अपडेट दी है कि शाम को भी उनका कई कार्यक्रम है और उसमें वो शामिल होंगे और निश्चित ही तौर पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी वो जनता को कई सौगातें देंगे। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ और वो आम जन को छूती हुई खबर है और काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है, उस पर ही विस्तार से चलते हैं। आपको बता दें कि कर्ज लेना अब और भी महंगा हो गया है और बढ़ जाएगी ईएमआई, मतलब लोगों की जो कर्ज लेते थे उससे जुड़ी हुई ईएमआई थी वो अब बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने लगातार चौथी बार 0.50% को बढ़ा दिया है। मतलब रेपो रेट जो है उसको फिर से इजाफा कर दिया गया है। थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे। त्योहारी सीजन में लगातार आपकी जेब जो है वो ढीली हो सकती है। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर 5.90% कर दिया है। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान किया है। हालांकि अब 5 महीने में 1.90% की बढ़ोतरी हो चुकी है और आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन से लेकर कार लोन तक और एजुकेशन लोन तक महंगा होना लगभग तय है। इसी खबर पर जुड़ेंगे हम साथी सहयोगी, कह सकते हैं वरिष्ठ सहयोगी भी हैं, जिगर पांड्या जी। जिगर पांड्या जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये लगातार चौथी बार ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एक तरफ तो तमाम वादे किए जा रहे हैं कि हम जनता को सहूलियत दे रहे हैं, जनता के लिए हितकर काम कर रहे हैं, लगातार ये चौथी बार रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ असर पड़ेगा इस बढ़ी हुई रेपो रेट का जनता की जेब पर? जी शोभित, जनता की जेब पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में ईएमआई और महंगी हो चुकी है आज से। जो आरबीआई ने लगातार चौथी बार, जैसे आपने बताया, रेपो रेट फैसला किया है। अब ये रेपो रेट कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, और आरबीआई के गवर्नर जो थे उन्होंने आज सुबह में प्रेस को क्या बोला, सबसे पहले वो हम सुना देते हैं हमारे दर्शकों को, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। आइए सुनते हैं पहले। Expectations and contain the second round effects. This action will support the medium-term growth prospects of our economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. Now, let me step back a little and elaborate on our monetary policy stance. Monetary policy had moved from neutral to accommodative stance in June 2019. At that time, repo rate was 5.75%. Headline CPI inflation was hovering around 3% and was expected to be in the range of 3.4 to 3.7% in the second half of 1920, and liquidity was in deficit mode with an average daily injection of 0.3 lakh crore in May 2009 under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF. Today, inflation is hovering around 7% and we expect it to remain elevated at around 6% in the second half of this year. Liquidity remains surplus with average daily net absorption of rupees 1.1 lakh crore under the LAF in September 2022, and this is up to 28th September. As government expenditure picks up on the back of high GST and direct tax collections, the system liquidity will go up further. Thus, even as the nominal policy repo rate has been raised by 190 basis points so far, including the जैसे आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन, जैसे आपने बताया, और एजुकेशन लोन और कार लोन, ये सब महंगा होना तय है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है शोभित, कि जिन लोगों ने पहले से होम लोन लिया हुआ है और उनकी ईएमआई जो है वो फ्लोटिंग रेट में अगर है
तो उनकी ईएमआई बढ़ सकती है, क्योंकि दो प्रकार की लोन होती है। होम लोन की हम बात करें तो एक फ्लोटिंग लोन और एक फिक्स लोन। अगर पहले से लोन ली है और फिक्स लोन जो ब्याज दर जो है फिक्स में लिया हुआ है तो उनको ये असर नहीं करेगा। रेपो रेट जो बढ़ता है वो आरबीआई पूरे देश की महंगाई और आर्थिक जो एक गतिविधियां है बैंकों की उसके ऊपर ध्यान रखता है, उसके बाद ये फैसला लेता है। फिलहाल हम देखें तो अर्थतंत्र और भारत के अंदर जो महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आरबीआई का कहना है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ये चीज़ का जो एक फैसला है वो लेना पड़ा हुआ है और चौथी बार कर्ज महंगा हुआ है। अब 2022-23 में आरबीआई महंगाई बढ़ाने के बाद लगातार चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी करने का जब फैसला लेता है तो इसके पहले 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी और आज 50 बेसिस पॉइंट पर रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से लेकर सरकारी बैंक कर्ज जो है वो महंगा हो सकता है और शायद मैंने जो बताया कि फिक्स ईएमआई जो होम लोन लिया हुआ है उनको ज़्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन फ्लोटिंग का मतलब है कि जितनी बार रेपो रेट बढ़ते हैं या ब्याज की जो ईएमआई बढ़ती है या ब्याज की जो एक रकम जो है वो बढ़ती है तब तब ये आपकी ईएमआई बढ़ती जा रही है। और महंगी लोन की राहत है जो लोग सोच समझ के लेते हैं कि हम फिक्स में लेंगे तो ये होगा और फ्लोटिंग में लेंगे तो ये होगा, वो मेरे से ज़्यादा अर्थशास्त्री जो है या इसके जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन मैं इतना बता पाऊंगा कि जो राहत की दूर दूर तक गुंजाइश जो है वो अब होने वाली नहीं है, खास करके लोन की ईएमआई में। आरबीआई ने जो आज एक फैसला लिया है उसके तहत रेपो रेट में जो लगातार चौथी बार मतलब इसके पहले भी 3 बार हो चुका है, ये चौथी बार है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो उनके एक्सपर्ट जो है उन्होंने भी आज सुबह में एक आशंका रेट बढ़ने से पहले बताई थी कि अगर रेट नहीं बढ़ा तो बैंकों को नुकसान होगा और आरबीआई लगातार इसके ऊपर फोकस बहुत दिनों से कर रही थी और आज ये फैसला ले लिया है। आरबीआई को भरोसा है कि ये जो खराब दौर चल रहा है और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हाल के घटनाक्रम को हम देखें तो 0.50% की वृद्धि की जो एक आशा बैंक के जो मैनेजमेंट को थी और वो आज सही और सुनिश्चित आरबीआई ने कर लिया है। एक बार हमको समझना पड़ेगा कि हाउसिंग के समूह और जो एक बढ़ोतरी जो है फिलहाल जो नई लोन लेने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर करेगी, क्योंकि आज से जिसको लोन लेना है उसके ऊपर ज़्यादा असर करेगी। जिसने पहले लोन लिया है और मैंने जो बताया वैसे भी फिक्स में लिया है तो उसको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्लोटिंग में ज़्यादा ईएमआई भरनी पड़ेगी। और बढ़ती महंगाई से चिंतित जो मध्यम वर्ग जो है उसके लिए, और दिवाली का माहौल भी लग चुका है, नवरात्रि का आज 5वां दिन है और दिवाली नज़दीक है, तो ये एक चिंता का कारण तो है। भले आरबीआई बोलती है कि महंगाई से हम चिंतित है और इसीलिए हम ये इजाफा कर रहे हैं, लेकिन ईएमआई अगर बढ़ती है तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो बाज़ार में पहले से महंगी है, उसका तो हम मतलब एक भुगतान कर चुके हैं कि महंगाई के सामने जुझुम रहा है, खास करके मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग। अब गरीब वर्ग तो शायद इसका सोच भी नहीं सकेगा, लेकिन मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है महंगाई ने और ये अब ईएमआई भी उसकी कमर तोड़ के। एक बात तो साफ है कि त्यौहार का सीजन जो है वो अब फीकी फीकी नज़र आएगी। आरबीआई का क्या कहना है इस मतलब जो एक रेट जो है रेपो रेट बढ़ रहा है उसके बारे में, तो वो बोल रहा है कि पूरी दुनिया में संकट है, आर्थिक संकट की बात कर रहा था। पूरी दुनिया में शेयर मार्केट उथल पुथल चल रही है। एमपीसी के 6 मेंबर से ज़्यादा 5 वायदा जो दर है वो बढ़ाने के पक्ष में जो बैठक 3 दिन से चल रही थी उसमें, और सभी सेक्टर के लिए महंगाई चिंता का विषय भले हो, लेकिन
मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको तो चिंता बनी रहेगी, ये बात फिक्स है शोभित। चलिए, बिल्कुल आपने बहुत बारीकी से हर चीज़ों में प्रकाश डाला और आपने एक बात कहा कि अर्थशास्त्री से भी अगर हम इस पर बात करेंगे आने वाले जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक सवाल, इसके दो पहलू हैं। एक तो आरबीआई ने अपना कमिटमेंट दे दिया और उसके हिसाब से हमने बात कर ली इसका, लेकिन दूसरा एक पहलू पर भी हम जाना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। महंगाई जब बढ़ रही है और लगातार एक तरफ से सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, हम विकासशील बनते जा रहे हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार 5वें पायदान पे आ गए हैं, मतलब हम नीचे से लगातार बढ़ रहे हैं और एक दिन वो होगा जब हम पहले या दूसरे पायदान पे अर्थव्यवस्था को लेकर आ जाएंगे। एक तो सरकार का ये तर्क है। दूसरे तर्क की बात करते हैं कि कोरोना काल में संकट गहराया और संकट गहराने के बाद निश्चित ही तौर पर जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी कमर पर या कह सकते हैं उनकी जेब पर बहुत बड़ा बोझ मिला और उस बोझ से निकलने के लिए अगर अभी तक का आज तक का अगर हम एक घटनाक्रम देखें तो उस पर कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया जिससे मध्यम वर्गीय परिवार को सहूलियत मिल सके। और इसके बाद में इस तरीके का लगातार चौथी बार रेपो रेट बढ़ा देना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, हमने इस चीज का जिक्र आपसे पहले किया था, आज फिर मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह कर आई थी कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे। खत्म तो नहीं करने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये जरूर कहते कि हम कम कर देंगे तो बात चल जाती, और कम करते हुए कहीं नहीं दिख रहा है। यहां तक कि राजनेताओं ने महंगाई को लेकर बयान देने भी बंद कर दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे उनकी इस शैली के बारे में? देखो, महंगाई की अगर चर्चा करनी है और दर्शकों को समझाना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हम आज बाजार में अगर निकलते हैं तो कौन सी चीज महंगी नहीं है उसका एक लंबा लिस्ट बनेगा। हम घर से एक लिस्ट बना के निकलेंगे कि हमको ये चीज किराना में लेने के लिए निकलना है, उससे 10 गुनी ज्यादा महंगाई का लिस्ट बन सकता है। कौन सी चीज महंगी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन रेपो रेट की हम बात करें तो रेपो रेट जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में, या आरबीआई ही उसके ऊपर फैसला लेता है। और आरबीआई की जो कमेटी है, जो बैठक है, उसमें एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं। उनका फोकस टोटली जीडीपी ग्रोथ पे रहता है, बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी जो है उसके ऊपर रहता है, सरकारी खर्च बढ़ने से लिक्विडिटी में सुधार कितना होगा या नहीं होगा उसके ऊपर रहता है। और सबसे बड़ी बात करूं मैं तो यूएस डॉलर की मजबूती से लेकर दुनिया भर में देशों में जो करेंसी पर दबाव जो है, हम इंडिया की बात करें तो लगभग 80 के पार हो चुका है यूएस डॉलर और रुपया। और ये चुनौतीपूर्ण माहौल में देश की आर्थिक स्थिति फिलहाल तो अच्छी बनी रही है, ऐसा आरबीआई का और गवर्नमेंट का बोलना है। ये बहुत बड़ा एक मतलब डीप में हम देखें तो सप्लाई की चिंता भी है और हमको सप्लाई करना भी है। रिटेल महंगाई को लक्ष्य के ऊपर इसलिए दरें बढ़ाने का ये फैसला लिया गया कि रिटेल महंगाई जो है वो लक्ष्य से ऊपर चल रही है। अब जो महंगाई कंट्रोल में लेनी है वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये रेपो रेट बढ़ गया है तो सरकार अब बोलेगा, सरकार तंत्र उसको मतलब एक मजबूत तरीके से सरकार को फैसला लेना पड़ेगा कि भाई ये रेपो रेट बढ़ चुका है तो अब हम जनता को कैसे थोड़ी राहत तो देनी पड़ेगी, क्योंकि दिवाली सिर पे है। जो व्यापारी है उनकी एक उम्मीद बनी हुई है पिछले 2 साल के बाद कि इस बार तो खरीदार आएंगे बाजार में और कुछ ना कुछ हम कमा लेंगे। जो जनता है उनको भी एक उम्मीद है कि इस बार दिवाली है, 2 साल के बाद कोरोना काल और लॉकडाउन का भुगतान कर चुके जो परिवार है, जिन्होंने अपनी नौकरियां खो चुकी थी, जिन्होंने अपनी 30% या 40% जो एक सैलरी थी वो कट होने के बाद भी अपने घर की जो एक अर्थतंत्र घर का रहता है, बजट रहता है, उसको कुछ भी करके मतलब एक धक्का देके चलाया था, उनको भी अब उम्मीद थी कि इस बार की दिवाली कुछ हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अब ये सरकार देखेंगे और सरकार में बैठे हुए जो हमारे माननीय नेतागण है उनको देखना पड़ेगा कि अब ये कैसे महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेंगे। देखो, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी बात है और उसको जो एक बार जो सब चीज़ अपने गोडाउन में एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद
माल की शॉर्टेज है ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी है उनके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, तभी ये महंगाई धीरे धीरे कम आ सकती है, ऐसा मेरा एक निजी मानना है। क्योंकि देखो खाद्य तेल उसके भाव कैसे बढ़ते हैं, दो चीज़ों पे बढ़ते हैं। एक तो चुनाव नज़दीक हो तब बढ़ते हैं और दूसरा त्यौहार नज़दीक हो तब बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं वो भी एक चर्चा का विषय है। चुनाव में सबसे ज़्यादा ये जो तेली राजा रहते हैं ना खाद्य तेल के, वो फंड देते हैं और धीरे धीरे उसका जो एक भाव जो है वो बढ़ते जा रहा है। और दूसरी बात है कि मुनाफाखोरी, सभी व्यापारी को आज से ही मतलब ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम अकेले नहीं है इस देश में, इस दुनिया में, इसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला भी है, और अगर है तो वो कंट्रोल करने के लिए आगे आना चाहिए सरकारी तंत्र को और सरकार को। जी शोभित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी, आपने काफ़ी विस्तार से हर पहलुओं पर प्रकाश डाला। हम कल फिर आपसे जुड़ेंगे। तो निश्चित ही तौर पर एक बात निकलकर सामने ये आई कि महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है और फिर इसके दौरान ये रेपो रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर इससे आम जनता, कह सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार जो है, जो अपनी आजीविका दूसरे शहरों में जाकर उसको तराशने का काम करते हैं और लगातार उसके माध्यम से अपने परिवार को पालने की कर रहे हैं, उनकी जेब पर यह बहुत बड़ा असर है और इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो आज हमने बात की इनकी 3 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आप जो है हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।